नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रप्रथम में मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सीएम योगी से देर रात मिले ओम प्रकाश राजभर, बेटे अरविंद राजभर भी रहे मौजूद। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड खंगाली की योगी सरकार। 33 साल पुराना सरकारी आदेश निरस्त। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती के ट्वीट पर बड़ा बयान। कहा, मायावती जी ने बताई बीजेपी की हकीकत। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थम नहीं रहा बवाल, अब हॉस्टल में छात्र ने की आत्महत्या। यूपी सरकार का दावा, अपराधों में आई भारी कमी। वहीं सपा ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार का दिन काफी उथल पुथल भरा रहा। इसी बीच मंगलवार देर रात यूपी की राजनीति में नए बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर मंगलवार देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच ये मुलाकात लखनऊ में स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई। बीते लंबे वक्त से सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जुबानी हमले करते रहे। वहीं बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उनका रुख बीते दिनों से नर्म माना जा रहा है। इसी बीच मंगलवार देर रात ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ सीएम से मुलाकात करने पहुंचे। इनके बीच ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई। सुबह सपा प्रमुख और सीएम योगी की मुलाकात की तस्वीरें अरविंद राजभर ने ट्विटर पर शेयर भी की। उन्होंने ये तस्वीर देर रात करीब 12 बजे के बाद शेयर की। अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। अरविंद राजभर ने तस्वीर ट्वीट कर लिखा, समाज हित के मुद्दों पर मुलाकात। हालांकि इस मुलाकात के दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने सुबह 9 बजे लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की है। माना जा रहा है कि वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और इसका खुलासा भी कर सकते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर सीएम योगी के साथ वार्ता की थी। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया है। सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड खंगालेगी। 7 अप्रैल 1979 के शासनादेश को योगी सरकार ने निरस्त कर दिया है। अब 7 अप्रैल 1989 के बाद दर्ज वक्फ प्रकरणों का पुनर्परीक्षण कराने का नया आदेश जारी किया गया है। पुनर्परीक्षण के बाद विहित प्रक्रिया के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाने का निर्देश जारी किए गए हैं। शासनादेश के तहत सामान्य संपत्ति, बंजर, ऊसर, भीटा इत्यादि को वक्फ संपत्तियों के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिए जाने की शिकायतों के मद्देनजर पुनर्परीक्षण का आदेश जारी हुआ है। समस्त मंडलायुक्त डीएम को पुनर्परीक्षण करने के लिए शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि समय समय पर वक्फ की तमाम संपत्तियों पर अवैध कब्जे होने की शिकायतें भी आती रहती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भी कभी देखा और बीजेपी को अच्छी तरीके से समझा है, उसकी हकीकत उन्होंने बयां की है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी सदन में आने से सदस्यों को कैसे रोक सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा विधायकों को कल सदन में भाग लेने से रोका गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की मानसिकता को जाहिर करता है। बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की संभावना पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र अधिकार है। जब पीएम मोदी गुजरात से आकर वाराणसी में चुनाव लड़ सकते हैं तो नीतीश कुमार हमारे पड़ोस प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। स्वाभाविक रूप से अगर ऐसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो उनका स्वागत है। सहारनपुर में खिलाड़ियों को टॉयलेट से खाना परोसने के मामले में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर निशाना साधा है।
इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन दिनों काफी चर्चा में है। यहाँ 4 गुना फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं अब दूसरी ओर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के एक कमरे में छात्र ने आत्महत्या कर ली। ये मामला यूनिवर्सिटी के ताराचंद हॉस्टल का है। हॉस्टल के कमरा नंबर 208 में आशुतोष तिवारी नाम के छात्र ने आत्महत्या की। दरअसल ये पूरी घटना मंगलवार की है। यूनिवर्सिटी के ताराचंद हॉस्टल छात्र का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हॉस्टल से जिस छात्र का शव मिला है वो कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज में पीजी का छात्र था। कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। मृतक छात्र अपने 10 दोस्त तुषार सरोज के कमरे में रहता था। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र की आत्महत्या की सूचना मिलते ही मौके पर कर्नलगंज थाना पुलिस और फील्ड यूनिट पहुंच गई। हालांकि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस की ओर से मिली जानकारी कि छात्र ने फंदे पर लटक कर आत्महत्या की है। पुलिस और फील्ड यूनिट मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दों पर अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि 2007 से 2017 तक और की सरकारों के सापेक्ष विगत 5 वर्षों 6 माह में प्रदेश में लूट, डकैती एवं आत्महत्या आदि की घटनाओं में भारी कमी आई है। विपक्षी का दल समाजवादी पार्टी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सपा सदस्य और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतापगढ़ में एक सपा कार्यकर्ता मंत्री को काला झंडा दिखाया तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर दर्शा दिया कि उसके पास बम है। उन्होंने कहा कि नेता सदन को बड़े दिल वाला होना चाहिए। यादव ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो गाजीपुर से एक आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि जान से मार दूंगा, तो मैंने बुलाकर पूछा कि क्यों जान लेना चाहते हो, तो उसने अपने गांव की समस्या बताई। मैंने उन समस्याओं को हल करा दिया। मुझे भी कई बार काला झंडा दिखाया गया, लेकिन मैंने तो कोई कार्रवाई नहीं की। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों का जिक्र करते हुए भी सरकार पर आरोप लगाया। संसदीय कार्य मुन्नी सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार अपराधियों के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपना रही है और चाहे कोई व्यक्ति किसी स्तर का हो, अगर अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने मायावती के ट्वीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असल में सपा और बीजेपी मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सपा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर का उद्देश्य नहीं है। उमाशंकर ने आरोप लगाया कि सपा सदन में बीजेपी को उन सवालों से बचा रही है जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि आज सदन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे, सरकार को जवाब देना महंगा पड़ जाता। हम लखीमपुर खीरी में 2 बहनों की रेप के बाद हत्या की घटना का मुद्दा उठाना चाहते थे। इसके अलावा 2 घटनाएं और भी थी। हमारा सवाल नियम 56 के तहत लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नियम 56 था। फर्क ये है कि सपा की तरफ से दलित बेटियों के लिए नए नियम 56 बल्कि हेल्थ के लिए था। सपा को हेल्थ ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, लेकिन दलित बेटियों को इंसाफ मिल सके उसके लिए प्रश्न नहीं था। सपा और मेरा सवाल दोनों का एक साथ लगा था। मैं इसीलिए मिली भगत की बात कर रहा हूं कि उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट कर सवाल को दूसरे नंबर पर करने का ऑफर के बाद रख दिया। मैंने कहा कि जब नियम 56 शुरू ही हो गया तो मेरा भी ले लीजिए, लेकिन नहीं लिया गया क्योंकि उनकी सरकार से पहले से बातचीत थी कि लखीमपुर की घटना बसपा से नहीं उठाने देंगे। अखिलेश यादव ने सोचा और कोई मुद्दा नहीं आ पाया, इसीलिए अपने विधायकों को वेल में भेज दिया और हाउस बाधित हो गया। सरकार चाह भी रही थी कि अपने एजेंडों को पूरा कर हाउस को स्थगित कर दे, फिर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि खीरी में दलितों पर हो रहे अत्याचार का जवाब सरकार को ना देना पड़े। सपा ने सरकार के लिए सेतु का काम किया है।
प्रयागराज एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक यात्री कांटा चम्मच लेकर फ्लाइट में सवार हो गया। फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद जब यात्री के पास कांटा चम्मच देखा गया तो बाद में विमान को वापस रनवे उतारा गया। ये घटना इंडिगो फ्लाइट से जुड़ी है। इंडिगो की ये फ्लाइट दिल्ली जा रही थी। प्रयागराज एयरपोर्ट से मंगलवार को उड़ान भर रही इंडिगो फ्लाइट में यात्री के पास कांटा चम्मच मिलने से हड़कंप मच गया। फ्लाइट में एक यात्री टिफिन और कांटा चम्मच लेकर सवार हुआ था, जिसके बाद रनवे से ऊपर उड़ते ही क्रू मेंबर्स ने यात्री के हाथ में कांटा चम्मच देखा। इसके बाद यात्री को कांटा चम्मच फ्लाइट में मौजूद सिक्योरिटी ने जब्त कर लिया। कांटा चम्मच जब्त होने के बाद एटीसी से बात कर विमान को वापस रनवे पर उतारा गया और जब्त किया गया। यात्री का कांटा चम्मच को बाहर फेंकने के बाद विमान ने दोबारा उड़ान भरी। इस घटना की वजह से इंडिगो की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट करीब आधा घंटे देरी से रवाना हुई। वहीं प्रयागराज एयरपोर्ट पर कई लेयर के सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद भी यात्री विमान तक कांटा चम्मच ले जाने में सफल हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सियासी गलियारे में कुछ दिनों से चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस सवाल का जवाब दिया कि उनके मन में क्या है। नीतीश कुमार ने इस सारी बातों को खारिज करते हुए कहा कि मुझे जब पता चला कि ये बड़ा ही हास्यास्पद लगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मेरी बस एक ही बात में रुचि है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा दलों को एकजुट किया जाए। अगर ज्यादा से ज्यादा दलों को एकजुटता होगी तभी 2024 में हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, अपने लिए जरा भी नहीं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको इन लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने लिए नहीं, हमको सभी लोगों के लिए और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। सीएम ने आगे कहा कि हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं कि कौन क्या बोलता है, लोकल आदमी है, हमारे समर्थक हैं, वे बोल देते हैं, हमारी अपनी कोई भी चॉइस नहीं है, सारा चॉइस देश के लिए है। पूरे देश में विकास का और काम होना है। बीजेपी की ओर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि इन लोगों के जो हालात हैं वे देश में टकराव पैदा करके अपने लिए रास्ता बनाना है। वही मीडिया से कहा कि अब आप ही देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम का टकराव करवाकर अपना काम निकालना इन्हें आता है, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था कल। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लिए बिना निशाना साधा, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख पर जमकर पलटवार किया। अखिलेश यादव के जुबानी हमले में उन्होंने कहा कि यूपी में डॉक्टरों ने इलाज से हाथ खड़े कर लिए और अस्पताल में लापरवाही से लोगों की जान जा रही है। कन्नौज में अस्पताल में कुत्ते ही कुत्ते दिखते हैं, दवाइयां और मशीनें है ही नहीं। झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, मरीजों की जान जा रही है। मरीज चारपाई पर अस्पताल जा रहे हैं और अस्पतालों में पानी भरा रहता है। मंत्री अस्पतालों में जाते हैं और केवल छापा मारते हैं। छापामार मंत्री के छापों का क्या असर हो रहा है? तो वहीं सीएम योगी ने उनका पलटवार करते हुए जबरदस्त जवाब दिए। सपा सरकार के दौरान 2017 से पहले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे और अस्पतालों में डॉक्टर है ही नहीं थे। जिला अस्पतालों की स्थिति भी दयनीय हो गई थी। ज्यादातर सीएचसी बंद होने के कारागार पर थे। सपा प्रमुख को बोलते हुए बहुत सारी बातें याद आती हैं, लेकिन सपने जब तार तार होंगे तो उसका दुख खुद होता है। उनकी बातों से वह दुख झलक भी रहा था, लेकिन हमें जनता के फैसलों को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष दूसरों को केवल उपदेश देते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं वे कहां गए थे, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा। दरअसल पहले अखिलेश यादव ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद खड़े होकर सभी के जवाब दिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। वहीं सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला था। मार्च को लखनऊ पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने सपा के पैदल मार्च के समर्थन और उसके रोकने पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों व उसकी निरंकुशता और जुल्म ज्यादती आदि को लेकर
लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना बीजेपी सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी और विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। वहीं मायावती ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए लिखा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरोध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने पर उन पर दमन चक्र के पहले बीजेपी जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास है। इससे पहले भी सोमवार को सपा द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर ही बीएसपी चीफ ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले बीजेपी का दावा है कि प्रतिपक्ष यहाँ बेरोजगार है। ये इनकी अहंकारी सोच व गैर रवैया का उजागर करता है। सरकार की सोच जनहित व जन कल्याण के प्रति ईमानदार और वफादारी साबित करने की होनी चाहिए, न कि प्रतिपक्ष के विरुद्ध द्वेषपूर्ण रवैया की। वहीं मायावती ने कहा, यूपी सरकार का अगर प्रदेश के समुचित विकास व जनहित के प्रति चिंताजनक गंभीर होते तो उनका कार्य विपक्ष विरोधी बयान नहीं आता, बल्कि वे बताते कि जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गड्ढायुक्त सड़क, बदतर शिक्षा व स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था में नजर आने वाला सुधार किया है या पलायन को भी रोका है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। वहीं सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला था, जिसको लखनऊ पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद सपा प्रमुख धरने पर बैठ गए थे। अब इस घटनाक्रम के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने पैदल मार्च रोकने को बीजेपी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति बताया है। मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों व उसकी निरंकुशता और जुल्मी ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना बीजेपी सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी और विरोध को कुचलने की बनी सरकार धारणा अति घातक है। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ी फीस पर कहा कि इसी क्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एक मुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार कुचलने का प्रयास जारी है वह अनुचित व निंदनीय है। यूपी सरकार अपनी निरंकुशता को त्याग कर छात्रों को भी वाजिब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। बीएसपी की मांग बसपा प्रमुख ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरोध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने और उन पर दमन चक्र के पहले बीजेपी जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास रहा है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां एक और विधायकों के साथ लखनऊ में सड़क पर मार्च कर निकालकर संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके चाचा शिवपाल यादव भी सोमवार को यूपी में एटा की सड़कों पर यदुकुल पुनर्निर्माण मिशन में पूर्व सांसद डीपी यादव के साथ यादव बिरादरी को अपने पक्ष में कर भतीजे अखिलेश यादव को कमजोर कर रहे थे। सियासी गलियारों में इस धमा चौकड़ी को मिशन 2024 में यादव मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की सोची समझी चाल मानी जा रही है। शिवपाल यादव और डीपी यादव दोनों के भाषणों में अखिलेश यादव के खिलाफ टीस और तल्खी देखने को मिल रही है। शिवपाल यादव ने तो खुलकर ऐलान कर दिया है कि वे आगामी निकाय चुनाव, मेयर चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। उन्होंने ये साफ किया है कि वे सभी को इकट्ठा कर रहे हैं और गठबंधन का विकल्प भी खुला हुआ है। शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि क्या इस संगठन के माध्यम से आप 2024 के लिए कोई विकल्प देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारी मंशा नहीं है, लेकिन हम लोग राजनीति में हैं, चुनाव में जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि हमारे लोग जीतें, सरकार में भी रहें, सरकार भी बनाएं, 2024 के चुनाव में जाएंगे और उससे पहले नगर पालिका के चुनाव में भी जाएंगे। हम तो चाहेंगे कि सब इकट्ठा हो जाएं और सरकार में रहें, सरकार बनाएं। जब इनसे पूछा गया कि क्या आगे किसी पार्टी से गठबंधन भी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि विकल्प खुला हुआ है और जब 6 महीना रह जाएंगे तब ये बात करना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे सिर्फ ट्विटर पर पॉलिटिक्स में ही सक्रिय हैं। सोम ने कहा अखिलेश यादव राजनीति में असफल हैं, वे सिर्फ ट्विटर पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं और वह जनता के बीच नहीं जाते। सोम ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे निजी मदरसों के सर्वेक्षण का समर्थन करते हुए दावा किया कि इससे मदरसों में हो रही आतंकवादी गतियों का खुलासा होगा। इससे पहले सोम वर्ष 2009 में मार्ग जाम करने के एक मामले में स्थानीय एमपी एमएलए अदालत में पेश हुए थे। दरअसल सपा प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में आए 8 चीतों पर तंज कसा था, लेकिन वे ट्वीट किया गया और वीडियो काफी महीने पुराना था, जिसके बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव को ट्रोल किया जाने लगा। अखिलेश ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि सबको इंतजार था दहाड़ का, लेकिन ये तो बिल्ली मौसी निकली। इस ट्वीट के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने अखिलेश यादव पर तंज कसा था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग ने यूपी के एक बाहुबली नेता की भी रेकी की थी। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान बाहुबली नेता की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग के शूटर पहुंचे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अयोध्या के एक लोकल नेता हिस्ट्री शीटर का सहयोग भी मिला था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग यूपी में लंबे समय से एक्टिव है। हालांकि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद से ये नाम चर्चा में आया था। इसके बाद जांच में पाया गया कि सलमान खान की भी इस गैंग ने रेकी की थी। इसके बाद अब एनआईए और दिल्ली सेल की पूछताछ ने छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के दौरान लखनऊ, अयोध्या, पूर्वांचल के कई जिलों और नेपाल बॉर्डर तक जांच की गई, जिसके बाद पता चला कि 7 महीने पहले विधानसभा चुनाव के समय अयोध्या के एक हिस्ट्री शीटर के लिए लॉरेंस गैंग ने रेकी की थी। उस समय गैंग को यूपी के बाहुबली नेता के मर्डर की सुपारी मिली थी। मर्डर के लिए 30 क्लेविवर के स्पेंसर राइफल समेत कई आधुनिक असले मांग लिए थे। हालांकि गैंग हत्या के प्रयास में सफल नहीं हो पाया था, लेकिन गैंग ने बाहुबली नेता की रेकी कर हत्या का प्लान बना लिया था। इसमें अयोध्या के एक नाबालिग लड़के का नाम भी सामने आया है, जिस नेता की ये गैंग रेकी कर रहा था। कई बार उसकी रैलियों में भी मूसेवाला गैंग के सदस्यों को देखा गया। इसका खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने और जांच तेज कर दी है। जांच में पाया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा सचिन बिश्नोई और मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी कपिल पंडित यहां पर रुके हुए थे। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के शूटर की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथ होने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित हजरतगंज के लिवाना होटल में बीते दिनों हुए अग्निकांड के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन जारी। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माताओं के बाद सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एलडीए की उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रामणि त्रिपाठी ने इस संबंध में जानकारी दी है। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि 2 दिनों के भीतर शहर की 100 अवैध इमारतों को सील करने का आदेश दिया गया है। लिवाना होटल अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण को लेकर एलडीए सख्त हो गया है। इन सभी अवैध इमारतों को चिन्हित कर लिया गया है। इंजीनियरों को मंगलवार से इनके खिलाफ कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपतन के साथ देखते रहिए। नमस्कार।